इज़्ज़त माब मुफ्ती साहब और उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेड्यूल में वक्त आधे घंटे का दिया हुआ है, मगर प्रोफेसर को 1 घंटा चाहिए होता है लेक्चर लेने का, मगर वो 50% में मैं और 50% कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में मैं अपनी बात ख़त्म कर सकूं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बता दी जा चुकी हैं यूसीसी के मुतालिक और उसके जो नताइज होंगे उनके भी बारे में। मैं सिर्फ जो कुछ बातें छूट गई हैं उसकी कोशिश करूंगा या अपना नज़रिया बताऊंगा एक लॉ के स्टूडेंट के हैसियत से, और अगर मेरा कुछ बच गया तो फिर मेरे बड़े भाई मेरे बाद हैं जो उसको शामिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जब इतने सारे उलमाए किराम को देख रहा हूँ कि हमने पिछले 4 या 5 महीनों में काफ़ी मीटिंगें की 2 प्रोग्राम्स को लेकर के, 2 मुद्दों को लेकर के, एक वक्फ अमेंडमेंट बिल और अब यूसीसी। मगर हमारी कौम के जो इश्यूज़ हैं सिर्फ ये 2 नहीं हैं, ये हमने हमारी टीम ने जो तैयार किए हैं, जो आइडेंटिफाई किए पिछले 10 सालों से। किसी की मेहनत बिल्कुल कहा गया कि 100 सालों की है, तो कम से कम हमने पिछले 10 सालों में इसकी मेहनत शुरू की। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि करीब 12 ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि हमारी कौम में अभी डिस्कस करना ज़रूरी है। और मैं चूँकि उलमाए किराम के सामने बात कर रहा हूँ तो हमारे मदरसों के मुतालिक, हमारी माइनॉरिटी स्कूल्स के मुतालिक भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ ओकेजनली नहीं, मगर उसको एक जिस तरह से पीरियडिकली हम अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए कुछ न कुछ ये करा करते हैं, हमारी सिटीजनशिप को भी ताज़ा करने के लिए हर महीने में या 3 महीने में ऐसे एक प्रोग्राम करें। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं, संवैधानिक हमारी जो इश्यूज़ हैं कम्युनिटी के, समाज के, उन पर हम तबादला ख्याल करते रहें और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाते रहें। अब मैं आ जाता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्मिटी हम बात कर रहे हैं यूसीसी के अपोज में, पर मैं कहूँगा यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है। यूनिफॉर्मिटी जहाँ भी होती है एक सूत्रता दिखती है। शायर ने कहा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ़ में होना चाहिए, हर किसी को इक्वल होना चाहिए, इक्वल राइट होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इक्वल लॉ होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, क्या दिक्कत है। यूनिफॉर्मिटी, मैं एक टीचर की ऐसे से सिंपल एग्जांपल दूं कि जैसे हम स्कूलों में यूनिफॉर्म करते हैं बच्चों के, तो उससे एक आसानी हो जाती है कि स्कूल के बाहर का कौन बच्चा है पहचान में आ जाता है, और स्कूल के हमारे बच्चे कहीं इधर उधर हो तो पहचान में आ जाते हैं। और हर स्कूल अपना अपना यूनिफॉर्म अलग अलग करती है। अगर हमने पूरे अहमदाबाद की सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसे कर दिए तो बच्चा पहचान में नहीं आएगा कौन सी स्कूल का बच्चा है, खुद टीचर को पता नहीं होगा। इसलिए यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है, मगर एक ग्रुप में यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी है। 2 ग्रुप के बीच में यूनिफॉर्मिटी को लाने की कोशिश करना अपने आप में बवाल पैदा करने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले ये समझने की चीज़ है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जो भी ला रहा है लाएं, हम वेलकम करते हैं, मगर अपने अपने ग्रुप में यूनिफॉर्मिटी लाएं। 2 ग्रुप के बीच में जो यूनिफॉर्मिटी के नाम पर थोपने की चीज़ हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हम जिस तरह से हम अपने उलमाए किराम का रेफरेंस लेते हैं, लीगल स्टडीज़ करते हैं, तो उसमें लीगल जूरिस्ट होते हैं, बड़े बड़े नाम हैं इंटरनेशनल लीगल जूरिस्ट के। जैसे कि साइंस के उसमें साइंटिस्ट होते हैं, लॉ के फील्ड में लीगल जूरिस्ट होते हैं, उसमें जिनके भी हम नाम दें, मैं इनसे नाम नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेज़ हैं, उन सभी ने कहा है कि डाइवर्सिटी एक नेचुरल चीज़ है और यूनिफॉर्मिटी हमेशा थोपी हुई चीज़ है। तो स्टेट को, वो बरसों पहले एरिस्टोटल से लेकर के सब कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी थोपी नहीं जानी चाहिए, समाज की अपनी अपनी डाइवर्सिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर ये बात यूनिफॉर्मिटी की बात है, अगर एक लॉ लाने की बात है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप लाइए। मैं फिर से उसी की तायद करता हूँ। आप सारे चैरिटीज़ के जो लॉ हैं, आप सारे सर्विस लॉज जो हैं,
आप सारे एम्प्लॉयमेंट के लॉज हैं उसको यूनिफॉर्मिटी लाइए, ऐसा नहीं है। गुजरात सिविल सर्विस रूल्स जो हैं यहाँ के सनदी अधिकारियों के लिए, महाराष्ट्र के अधिकारियों के लिए अलग है, राजस्थान के लिए अलग है। क्यों आप यूनिफॉर्म नहीं कर रहे हैं? वो तो यूनिफॉर्म नहीं हो पा रहा है। चैरिटी के लॉज अलग हैं। एजुकेशन के फील्ड में मैं अभी मेरा एक प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी का महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन लगती है, यूपी में 100 एकड़ लगती है, गुजरात में 7 एकड़ में भी बन सकती है। यूनिवर्सिटी यूजीसी जिसकी रिकॉग्निशन देती, क्यों हर स्टेट में अलग अलग है? वहां तो यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पा रहे। यूनिफॉर्मिटी वहां लाने की जरूरत है ताकि पूरे देश में एक सूत्रता जलवा के रहे, एक सूत्रता रहे। यूनिफॉर्मिटी कहां कोशिश की जा रही है? पर्सनल लॉज में, और उन पर्सनल लॉज में जो कि ज्यादातर हम शादी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एज ए मोमिन हम अपना फर्ज समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शादी नहीं करता वो हम में से नहीं है। रहबानियत को नकार दिया गया है, तो हम अपना इस्लामी फरीजा समझ करके इस चीज को कर रहे हैं। अगर हम ये करते हैं सो वी आर फॉलोइंग अवर रिलीजन, इट्स नॉट ओनली डेवलपिंग अ फेथ। किसी रिलीजन में आस्था रखना आर्टिकल 25-26 नहीं बोल रहा, उसको प्रैक्टिस भी करना है, यानी कि उसके तहत जो जो हमें करना है उसको इस्लामी तरीके से करना, और ये करने की छूट होनी चाहिए। 1772 में अंग्रेज का शासन नहीं था, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। एक प्राइवेट कंपनी वो हुकूमत करती थी। उसके गवर्नर जो थे कंपनी के, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि हम आप पर राज करेंगे, कंपनी सारे एग्रीकल्चर को चलाएगी, कंपनी चलाएगी, मगर आपके जो पर्सनल हुकूक हैं, आपकी पर्सनल चीजें हैं, मुस्लिम शेल बी गवर्न बाय कुरानिक लॉ एंड हिंदू शेल बी गवर्न बाय शास्त्र लॉ। ये अंग्रेज के वो कंपनी का गवर्नर कह रहा है। 1857 का एक हमारा जो लोग गदर कहते हैं, मैं उसको गदर नहीं कहूँगा, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फ्रीडम फाइट जो नाकाम हुआ 1857 के बाद, ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी कंट्रोल ले लिया पूरी इंडियन टेरिटरी के ऊपर। तब रानी ने एश्योरेंस दिया, रानी विक्टोरिया ने वहाँ बैठे बैठे कि भारत के बाशिंदों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हुकूमत हम करेंगे, मगर आपके पर्सनल लॉज में हम कोई दखल नहीं करेंगे। क्योंकि एक अमन सुकून जो स्टेट है, एक रियासत है, वो तभी बन सकती है जब वहाँ के रहने वाले बाशिंदे अपने मर्जी से अपने हुकूक को अदा कर सकें। और एक और इसमें ये है कि स्टेट इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द राइट, इट इज द फैसिलिटेटर ऑफ द राइट। स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट का यानी कि हुकूमत का काम कभी ये नहीं है कि नए नए राइट्स, अधिकार, हुकूक को बनाए, बल्कि जो हुकूक हैं उनको फैसिलिटेट करें। तो यहाँ सबसे अहम बातें हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को, अगर यूनियन गवर्नमेंट को कुछ करना है तो प्रायोरिटी उन पर होनी चाहिए, न कर कि जो नए राइट्स जिनकी, जैसे कि आगे के वक्ताओं ने कहा कि जिनकी डिमांड नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। ये बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्यों हुई थी? ये शायद 99% लोगों में से किसी को पता नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब देश आज़ाद हो गया तो ज़रूरी था कि हम एक हमारा आइन बनाए, हमारा दस्तूर बनाए। कई मुल्कों ने उसी वक्त में बना लिए थे। हर तरह से मॉडल लाए गए कि भाई अमेरिका का क्या है, फ्रांस का क्या है, इटली का क्या है, वहाँ से दस्तूर लाए गए। मगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट किसी भी दस्तूर में नहीं है। यहाँ इसलिए आया कि यहाँ कुछ जो महिलाएं खास थी, गुजरात से हंसा मेहता साहिबा थी, राजकुमारी अमृत कौर जो पंजाब से रिप्रेजेंट करती थी, ये सब थी। उन्होंने देखा 1937 में अंग्रेज़ों ने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट दिया, जिसके नतीजे में मुस्लिम महिलाओं को अपनी विरासत में हिस्सा मिलने लगा। अब देखिए कि हिस्सा कितना मिला ये दूसरी बात है, हिस्सा मिलना शुरू हुआ ये अहम बात है। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहता है, वो ये कहता है समान हिस्सा मिलना जरूरी नहीं है, मगर हिस्से के लिए कंसिडरेशन होना ये सबसे अहम बात है।
अगर मैं उसी यूनिफॉर्मिटी की बात करूं, अगर कोई क्रिकेट खेलता है, वो उसकी चॉइस है, क्रिकेट खेलना पसंद करता है, वो बोले नहीं मुझे तो छोटी गेंद दी जा रही है, वो फुटबॉल वालों को तो बड़ी गेंद दी जा रही है, तो कल हम भी उस बड़ी गेंद से फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। क्या ये पॉसिबल? क्यों भाई, आप तो कह रहे थे यूनिफॉर्म होना चाहिए, सभी को एक साइज की गेंद दे दी जाए, या तो फिर ये क्रिकेट वाली गेंद है वो फुटबॉल के प्लेयर के बीच में रख दी जाए, बेटा खेलो आप। एक ही, ये मैं तो दो अलग है। यू चूज द गेम एंड द रूल ऑफ द गेम हैज टू बी फॉलोड। गेम आप पसंद करते हैं, आप चाहें क्रिकेट खेलें, आप चाहें फुटबॉल खेलें। अगर फुटबॉल खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, तो अगर रेफरी ने येलो कार्ड बता दिया, आपको बाहर जाना होगा। आज वो हॉकी प्लेयर आ गया क्रिकेट खेलने के लिए, अंपायर ने उंगली कर दी, उसको बाहर जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो येलो कार्ड बताओ तभी मैं जाऊंगा। लॉ तो सभी के लिए सेम होने चाहिए। क्या आप इस बात को मानेंगे कि लॉ सभी के एक लिए होने चाहिए? आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आज हॉकी खेलते होंगे, पर आज क्रिकेट खेल रहे हैं, अंपायर ने उंगली की, आपको जाना है, ये क्रिकेट का रूल है। तो हर गेम का, हर समाज का, हर तबके का, हर स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग उसके प्रिविलेज होते हैं, अलग उसका स्वरूप होता है, उसके मुताबिक लॉ बनते हैं, उसके मुताबिक रूल होते हैं और उसको फॉलो करना होता है। अगर उसमें हम यूनिफॉर्मिटी अलग अलग गेम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इम्पोज करने की कोशिश करें, तो वो गेम जो है, वो खेल जो है, अपना एसेंस खो देगी। अपना जो एक्साइटमेंट है उस खेल को, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह, क्रिकेट के खेल में भी अलग है, विकेट कीपर को अलग तरह से दिया जाए। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं। अगर हम कहें कि भाई 11 लोगों को सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, आप सभी को सेम 8 नंबर का जूता देंगे, 4 लोग खेल पाएंगे, आपके 7 लोगों को या तो छोटा पड़ेगा या बड़ा पड़ेगा। सबको जूते मिलने चाहिए, सेम नंबर के जूते हो ये जरूरी नहीं है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में ये कहा कि महिलाओं को अधिकार विरासत में मिलना चाहिए। 1937 में, अंग्रेजों के वक्त में हो गया। 1939 में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज आ गया, यानी कि मुस्लिम महिला अपनी शादी से बाहर हो सकती है तलाक लेकर के। यही बातें थी कि जो माइनॉरिटी कमेटी, सब कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने देखा कि भाई मुस्लिम महिलाओं को तो ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी विरासत में भी हिस्सा लेती है, उनको अधिकार प्राप्त है कि वो अपने वेडलॉक में से, शादीशुदा जिंदगी से बाहर भी हो सकती है, हिंदू महिला नहीं हो सकती। तो उनको कुछ बात ठीक नहीं लगी, उन्होंने डिमांड की कि इसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी कि जो हुकूक, क्या विरासत के हुकूक, कंसिडरेशन होना, क्या तलाक ले सकना, ले पाना, ऐसे हुकूक दूसरी महिलाओं को भी मिलने चाहिए। वहां से बात शुरू हुई कि ये तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ के नाम पर शुरू हुआ बहस कि भाई स्टेट कोशिश करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड करें। सिविल कोड का स्वरूप कैसा होगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि करीब 3.25 साल तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 लोग, बड़े बड़े, हमसे भी बड़े बड़े एडवोकेट जिन्होंने फ्रीडम फाइट में पार्ट लिया, इंग्लैंड से जाके बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए, वो बैठे, वो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई शक्ल नहीं बना पाए। समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोड ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसी यूनिफॉर्मिटी जैसे कि कोई चाह रहा है, अगर लाना हो तो कैसे लाएंगे? इसका कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह की यूनिफॉर्मिटी कंप्लीटली अननेचुरल है। जैसे मैंने बताया, जैसे कि कल की प्रोग्राम में बात की, गार्डन में हर जो फूल है गेंदे के लगे हुए हैं, वो खेत हो सकता है, बगीचा नहीं हो सकता। तो वही बात थी कि यूनिफॉर्मिटी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप क्या होगा? इतने लोग मिल करके 2 साल 11 महीने 18 दिन तक नहीं तय कर पाए, उन्होंने सोचा इसको रखते हैं, नहीं तो हमारी बाकी की जिंदगी इसी में जाया हो जाएगी। ये अभी होने वाली बात नहीं है, उसको बाजू में रखते। कहाँ रखेंगे? उसको कंपल्सरी नहीं बनाया, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में सोचा जाएगा। ऐसे बहुत सारे मसले थे, क्योंकि इतनी लिमिटेड टाइम में सब कुछ तो करना पॉसिबल नहीं था। तो एक फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है जिसमें कि बुनियादी हुकूक की बात की है, और उसमें यह भी एश्योरेंस दे दिया गया कि जितने भी बुनियादी हुकूक है
आर्टिकल 12 से शुरू होता है स्टेट की डेफिनेशन, 13 से एश्योरेंस होता है कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा, कोई भी सरकार नहीं बनाएगी जो इस चैप्टर में यानी पार्ट 3 में जो बुनियादी हुकूक को ले लेने वाला हो। और आर्टिकल 14, 15, 16 ये सारे जो हैं इंक्लूडिंग 25, 26, 29, 30 ये सारे एश्योर करते हैं कि इनको वापस ले ले इस तरह का कोई कानून ना कोई पार्लियामेंट बना सकती है ना कोई असेंबली बना सकती है। ये एश्योरेंस है और यूसीसी इसका पार्ट नहीं है। यूसीसी उसके बाद जो चैप्टर है उसका पार्ट है। एक सजेशन है, एक नसीहत है कि कोशिश करना अगर हो सके तो थोपना मत। आम्बेडकर जी ने जब इस पर बहस हो रही थी ये कहा कि जिस तरह से शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में देखिए मॉडल कहाँ से ला रहे हैं, अच्छे अच्छे कानून के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मिलते मुस्लिम लॉ में ही है। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में सबसे पहला क्लॉज है कि व्हेन द पार्टी टू डिस्प्यूट डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी मुस्लिम दे वुड बी गवर्न बाय शरीयत एक्ट। जब आपस में जिनके बीच में तनाव है या तो डिस्प्यूट है वो अगर अपने आप को डिक्लेयर करे कि हम मुस्लिम हैं तो उन पर कौन सा कानून लागू होगा, शरीयत का लागू होगा। तो यही मॉडल को बाबा अंबेडकर साहब यहाँ लेकर के आए यूसीसी में और मुस्लिम मेंबर्स को एश्योरेंस दिया कि अगर कोई यूसीसी आएगा या तो बनाने की कोशिश की जाएगी वहां ये ऑप्शनल होगा कि सिटीजन्स बाशिंदे अगर चाहे अपने आप को यूनिफॉर्म सिविल कोड से गवर्न करना तो करें, अदरवाइज वो अपने पर्सनल लॉ पर चालू रह सकेंगे। इस तरह की एश्योरेंस के बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस बंद हुई कि ठीक है देखा जाएगा। अब लगे हैं कोई 4 या 5 लोग कहाँ से अलग अलग आए हैं। 45 दिन में कोशिश है कि पूरा एक्ट बन जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं। आपसे बड़े लोग जो थे आपके लॉ कमीशन इसीलिए है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। जैसे बात की 21वां लॉ कमीशन, बाद में 22वां लॉ कमीशन, उनको जिम्मेदारी दी कि आप यूसीसी बनाइए, कैसे बनेगा। उन्होंने अपने टेन्योर में पूरा खत्म किया, यूसीसी कोई रिपोर्ट नहीं दी। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ लॉ कमीशन में कि जो काम उसको पार्लियामेंट ने सौंपा वो पूरा न किया हो। मगर 21वें लॉ कमीशन ने 75,000 से लोगों के से ज़्यादा के इनपुट लेकर के कह दिया कि यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, जरूरी नहीं है और इच्छनीय भी नहीं है। क्योंकि अब इंटरनेशनली सभी सरकारें डाइवर्सिटी को पसंद करती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉ कमीशन कह रहा है। लॉ कमीशन हेडेड बाय द फॉर्मर रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि अब पूरी दुनिया जो है डाइवर्सिटी की तरफ जाती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जहां जहां भी सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ लोग उस पर भी आर्गुमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजमेंट में बोला, ये लॉ कमीशन का कहना है क्योंकि वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां भी मेंशन किया है वो जो मर्ज है और मर्ज के जो सिम्टम्स हैं उनको सेपरेट करने में गलती कर गए हैं। अगर जैसे कि बात की सरला मुदगल का मैटर हो या लिली थॉमस का मैटर हो, जहां कोई एक नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करके अपनी वाइफ को चीट करता है तो ये फ्रॉड हुआ। उस फ्रॉड को रोकने के लिए कानून बनाने चाहिए, न कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की दुहाइयां देनी चाहिए। और ये करके लोगों को बरगलाया गया है। मैं भी शेख साहब को बता रहा था 1995 में सरला मुदगल के केस में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज बोल रहे हैं कि हिंदू कोड इज एन आइडियल मॉडल फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड टू बी इम्प्लीमेंटेड। और तभी से हमको ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं पूरी एक साजिश की तरह। और देखिए 95 देन 2000, 5 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल, क्रमिक तरीके से धीरे धीरे करके लीगल जूरिस्ट को भी इनपुट दिए जाते रहे कि लोगों की जहन साजी कि कैसे लोग यूसीसी की तरफ आए, मिलजुल करके, थोड़ा सा पॉलिटिकल, थोड़ा सा जुडिशरी के उस इनपुट से। तो हमें ये समझने की जरूरत है। और मैंने बात की शुरुआत में इसीलिए कहा ऐसी और भी बहुत सारी 10 मैटर और है जिनमें अभी से हमारी कौम को जग जाने की जरूरत है कि आइंदा दिनों में हम अपने आप को कैसे उन चीज़ों से बचा के रख सकें। और आगे आते हैं, जब इसकी हम बात करते हैं
सुप्रीम कोर्ट के और फिर मेरी जिम्मेदारी एक और ये भी थी कि मैं इसके नताइज जो हैं उन पर बात करूं। काफ़ी चीज़ें तो बात हो चुकी है। इकबाल शेख साहब ने ऑलमोस्ट सारी सेक्शन वाइज चीज़ों को खोल खोल कर बताया कि आप आपस में कजिन्स मैरिज नहीं हो पाएंगे, जो विरासत का जो है वो जो लिमिट प्रॉब्लम है वो उन्होंने बताया। यहाँ तक कि डिवोर्स की मैटर में भी जो है वो यूसीसी से गवर्न होगी, यानी कि हम सारे इस्लामी तरीके जो है उससे बाहर हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वही है, एक सेक्शन 30 जो उसमें छूट गई, उसमें ये है कि डिवोर्स होने के बाद सेकंड मैरिज अगर करना हो तो कोई कंडीशन नहीं ला दी जा सकती, जो कि हम इस्लामिक तरीके से ये मानते हैं कि भाई एक निकाह टूट जाता है किसी बहन का तो फिर वापस उसी खाविन से वो शादी नहीं कर सकती जब तक वो अपनी मर्जी से किसी और से शादी करे, और जब तक वो निकाह या तो किसी और वजह से टूट ना जाए और ना ही या तो बेवा हो जाए, वो अपने पहले खाविन से शादी नहीं कर सकती। एक शर्त है, शराइत है। तो अगर ऐसी किसी ने शर्त लगाने की कोशिश की तो सेक्शन 30 जो उत्तराखंड का जो है वो उसको 1 लाख का पनिशेबल ऑफेंस बनाता है सेक्शन 32 में, 3 साल की सजा और 1 लाख की पनिशमेंट। तो कोई उलेमा भी ऐसी सलाह नहीं दे पाएगा कि आप ये शादी ना करें, क्योंकि अगर उसने ऐसी एडवाइस दे दी यानी कि उसने वो कंडीशन को इम्पोज कर दिया। ये सिविल कोड जो बनते हैं ना किसी भी मामले में, तो उसमें कभी पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं होता। ये एक ऐसा अनूठा कोड बन रहा है कि जिसमें हर एक सेक्शन में पनिशमेंट है। पनिशमेंट कहाँ होती है? क्रिमिनल लॉज में होती है। आप उसका नाम सिविल कोड दे रहे हैं, ये मिसनोमर है, ये बरगलाने वाली बात है। सिविल कोड में हमेशा प्रोविजंस होते हैं कि क्या करना, कैसे करना। अगर कोई नहीं करता है तो जैसे मेरे आगे वाले एक साहब ने बोला कि अगर कोई हिंदू 3 से शादी कर लेता है तो पनिशमेंट का प्रोविजन ही नहीं है हिंदू कोड बिल में, हिंदू मैरिज एक्ट में, क्योंकि वो सिविल लॉ है। सिविल लॉ में पनिशमेंट नहीं होती, मगर इस वाले इसमें हर सेक्शन में पनिशमेंट का पार्ट है। 3 महीने की सजा, 1 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना। और ये सब तय कौन करेगा? एक सनदी अधिकारी, एक रजिस्ट्रार। आपने मुफ्ती इकराम को तो छोड़िए, अगर आपने कोर्ट से भी डिवोर्स ले लिया तो भी आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। ये बिल्कुल बेहूदगी की बात है। कोर्ट ऑफ लॉ जब एक काम कर लेती है, जुडिशरी एक अपना डिसीजन दे देती है, उसके बाद फिर से आपको एग्जीक्यूटिव के पास जाना पड़े उसको रजिस्ट्री कराने के लिए, ऐसा भारत में आज तक कोई कानून न बना, न कोई दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा कोई कानून है। वैसे प्रोविजन इसमें डाले जा रहे हैं। आपको शादी करनी है, आप निकाह कराएंगे, जाकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे। अगर रजिस्ट्रार को पसंद नहीं आया या उसमें अपोज करने वाला, आजकल तो बड़े चलते हैं नौजवानों में ब्रेकअप के मामले, ब्रेकअप हो गया, आपको पता ही नहीं होगा एज अ वालिदैन कि कहाँ ब्रेकअप हुआ, वो आकर के अर्जी कर देगा कि इस लड़की के कुछ फोटो मेरे पास है, उसने 3 साल पहले मुझसे शादी का वादा किया था, इसने कैसे इससे शादी कर ली, ये मैरिज रजिस्टर नहीं होना चाहिए। गुजराती में कहूँ हूँ मारो बांधो रजू करूँ छू। क्या मलिक साहब ने દીકરી तो મને બહુ ગમતી હતી, મારે વાત પણ થઈ હતી, પણ એની મમ્મીએ ના પડીને એંગેજમેન્ટ તૂટી ગયા, એના લગ્ન ત્યાં ના થવા જોઈએ, વાંધો રખ दिया, हो गया। और रजिस्टर नहीं करेगा क्योंकि आपके बेटे ने प्रॉमिस को वायलेट किया, सो इट इज अगेंस्ट द पब्लिक मोरालिटी। और एक रजिस्ट्रार के पास ऐसी पावर चली जाएगी कि आपने बारात खिला दी, आपने निकाह करा दिया, सब कुछ करा दिया, वहाँ चूंकि रजिस्टर नहीं हुआ, वो लड़की उस दूल्हे की ऑफिशियल वाइफ बीवी नहीं बनेगी। दूसरी एक बात की कि भाई शमशाद भाई ने बोला कि भाई बाहर के स्टेट वाले अपोज नहीं करें, करना चाहिए। उत्तराखंड का जो मॉडल है उसमें 1 साल का वक्त मुकर्रर किया है। कोई भी बाशिंदा अगर दूसरे स्टेट से आकर के 1 साल वहां रह गया तो उसके ऊपर भी वो यूजीसी लागू होगा। मैं तो एकेडमिक से आदमी हूँ। अगर कोई गुजरात में, मान लीजिए महाराष्ट्र से एक बच्चा आया अपना पीजी करने के लिए, बीएससी कर लिया, एमएससी करने के लिए 2 साल यहाँ टिक गया, तो हो गया यूजीसी का ठप्पा, उसका वापस जाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो गुजरात 2 साल रहा तो उस पर यूजीसी लागू होगा।
आप दुल्हन ले आए देहरादून से, देहरादून तो भाई उसी में, चलिए दिल्ली से ले आए दुल्हन, या दुल्हा ले आए आपकी अच्छी बेटी के लिए, दुल्हा आया दिल्ली से, शादी यहाँ हो गई। अब उस कपल के पर, चूंकि शादी गुजरात में हुई है, बारात लेके तो यही आया है, तो चूंकि शादी उसमें हो गई, दिल्ली में रहने वाले बाशिंदे के ऊपर कानून कौन सा लगेगा? गुजरात का। ये कानून के विद बैठे हुए हैं, क्या ये पॉसिबल है? वो दिल्ली की हुकुम, दिल्ली की कोर्ट, खुदा ना खास्ता उन दोनों में कुछ अनबन हो गई तो दिल्ली की कोर्ट वो गुजरात के कानून के हिसाब से अपना फैसला सुनाएगी, वो चला ही नहीं सकती। दे कैन नॉट एंटरटेन सच मैटर। कितने सारे लीगल इश्यूज होंगे, कितने सारे सामाजिक इश्यूज होंगे। कोई आपको आपके यहाँ बेटा देने तैयार नहीं होगा, बोले गुजरात में तो शादी ही नहीं करनी, भले हमारा लड़का कुंवारा रह जाए, वहाँ की लड़की लाएंगे और यूसीसी के चक्कर में, जाल में उसको हमारा बेटा ईमान से खारिज हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है इसका वो यही है, जिस तरह का राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें पता है कि अगर हम कन्वर्जन शुरू करें, एक किसी कटोरी में पानी लेके सब पर छांटना शुरू करें कि चलो अब आपका शुद्धिकरण हो गया, अब ये हो गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक आम मुसलमान भी बड़ा पक्का होता है अपने ईमान में, पर ये होता है कि उसका ईमान बेचारे का सतही तौर पर होता है, थोड़ा सा अगर पंचर हो गया तो टूट भी जाता है कई बार। और सतह अगर स्ट्रांग भी है तो भी अंदर से इतनी ये होता है। और आप देख लेते हैं कि रमज़ान के बाद हमारी मस्जिदों में कितनी सफ़े होती हैं। यही समझ लीजिए कि ये हैं पक्के ईमान वाले हैं, और बाकी के जो मेरे भाई हैं थोड़े से बीमार हैं, उन बीमारों को और बीमार करने वाली ये हरकत है। उन्हें पता है कि कोई शुद्धिकरण में कन्वर्जन नहीं करेगा, पर उनको उसी दाढ़ी टोपी और अचकन में उसको उसके ईमान से खारिज करना है। और मैं ऐसे कितने लोगों से जैसे मुलाकात हुई, यही हुआ कि क्या फर्क पड़ता है, हम उस कानून के हिसाब से ही करेंगे। पिछले हफ्ते मेरी एक साहब से बहस हुई, बोले मेरी प्रॉपर्टी में जिसको विल करना चाहूँ ऐसा कैसे हो सकता है। वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है कि पूरे कायनात की जो प्रॉपर्टी अल्लाह सुब्हाना ताला की है, आपको 1/3 से ज़्यादा हक नहीं है कि आप उसको विल कर सकें। तो खुदा ना खास्ता अगर यूसीसी फाइज हो भी गया तो हम जैसे कुछ लोग 1%, 2% ये करेंगे कि अपने विल से 1/3 को विल करेंगे, बाकी जो है बेटियों को चवन्नी और बेटों को अठन्नी वाला जो अपना है वो इस तरह से विल किया करेंगे ताकि हम शरीयत के दायरे में रहें। पर मेरे जो कमज़ोर ईमान वाले भाई बहनें जो हैं, जो दोस्त लोग हैं, उनको बरगलाने के लिए बहुत अच्छा ये तरीका हो जाएगा। और तब फिर हमारी तबलीग काम नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों को वहाँ ज़्यादा मज़े दिखेंगे, वहाँ ज़्यादा फ्रीडम दिखेगी। तो हमारी कोशिश ये है, होनी चाहिए, हमारे उलमा इकराम से मेरी दरख्वास्त है कि हम उनकी ईमान की हिफाजत कैसे करें। आज भी देख रहे हैं हम कि कमज़ोर ईमान वालों को बहुत आसानी से बरगलाया जाता है, और यूसीसी के जो प्रोविजंस आएंगे जो ये हैं, वो हो सकता है कि हमारे काफ़ी तादाद जो आज 20 करोड़ की बोल रहे हैं, 2 करोड़ की बाकी रह जाए, बाकी के 18 करोड़ जो हैं वो अमल में अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो हैं वो ईमान की दौलत से महरूम हो सकते हैं। उनके रजिस्टर में तो नाम लिखा होगा, उनके आधार कार्ड में, उनके उसमें तो यही चलता रहेगा कि मुस्लिम है। तो ये सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी थ्रेट है, सबसे बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है जिस पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसी पर फोकस करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मुझे दावत दी मुफ्ती कईम साहब से, मेरी करीब 1 साल पहले फ़ोन पर भी बात हुई थी, साहब को याद नहीं है, मगर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे आज बोलने का मौका दिया। शुक्रिया अदा करना। अल्लाह हाफ़िज़।